पे किसानों की प्रोडक्शन में और उनकी आय में, उनकी इनकम में कम से कम फ़र्क पड़े, इस थीम को लेकर एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का मेरे गाँव में चल रहा है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतनी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं कि 12 से 14 लाख का सालाना बजट आता है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसमें से मुश्किल से 1 आध लाख रुपया ये खर्च करते हैं जो नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी इसकी होती है कृषि विज्ञान केंद्र। तो ये लोग मुश्किल से 1 आध लाख रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं, बाकी सारा कहाँ जा रहा है पता नहीं। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते और ये स्थिति है कि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है इस प्रोजेक्ट में। गाइडलाइन कभी दी नहीं इन्होंने, कई बार हमने राइटिंग में भी माँगी, गाइडलाइन नहीं दी और वो इसलिए नहीं दी कि किसानों को अपने अधिकार मालूम पड़ जाएँगे, तो ये फालतू परेशानियाँ पैदा करेंगे। तो नहीं दी जा रही है। उसके अलावा केवल ज़बानी डायरेक्शन पे पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और राइटिंग में एक पेपर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कितना बजट आया है, क्या काम करना है, कुछ नहीं। तो सिर्फ़ ज़बानी तरीके से काम करते हैं ताकि सबूत ना छूटे, कहाँ गड़बड़ हुई है, लोग पकड़ ही नहीं पाएँ। सर, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट आपको करूँगा। हमारे जी, बीच में पद्मश्री माननीय श्री बाबूलाल दाहिया जी भी ओप्पो F1s क्रमांक उसमें दिख रहा है। एजुकेशन सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सदाचारी सिंह जी माननीय डॉक्टर श्री सदाचारी सिंह जी तोमर जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे राठौर सर आगे इस कार्यक्रम को अब अपना विचार रखें। जी। जी, धन्यवाद सर। तो मैं कह रहा था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोजेक्ट में और सारा ज़बानी डायरेक्शन पे काम हो रहा है, गड़बड़ें कुछ हो रही हैं लगातार। प्रारंभ में तो कुछ समय काम ठीक-ठाक चल रहा था, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी शुरू में थी। लेकिन बाद में जो नोडल एजेंसी है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम जिले का, उसके अधिकारियों ने जो हितग्राही चयन ये काम होता है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो गाँव में समिति बनी है उसका, इन्होंने वो काम अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद हितग्राही चयन के बाद अगर कोई कोई अपन प्रोजेक्ट के लाभ दे रहे हैं किसी के हितग्राही को, तो उसको कितना पेमेंट हुआ है, कब हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन समिति की मार्गदर्शन में ही होना चाहिए ये सारे काम, लेकिन समिति को पता ही नहीं होता। हितग्राही चयन हो गया, भुगतान हो गए, पता नहीं कितना हुआ, किसको हुआ और समिति के सदस्यों के, पदाधिकारियों के सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये स्थितियाँ बन गई है। तो उसमें फिर घोटाले होते हैं और हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े हुए। तो फिर हमने क्या किया कि जब ऐसे 1-2 घोटाले हमने पकड़ में आए, तो फिर हमने कहा भैया हमको इसका आप बजट कितना आया, क्या आया, कितना आपने खर्च किया गाँव में और कितना खर्च आपने शो किया अपने हेड ऑफिस को, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। राइटिंग में माँगा हमने, प्रोसीडिंग बुक में लिख के, प्रस्ताव लिख के माँगा, नहीं दिया उन्होंने कभी और इग्नोर करते रहे हमेशा। तो फिर हमने आईसीएआर दिल्ली को एक आरटीआई लगाई। अब उस टाइम आरटीआई का इतना थोड़ा भी अनुभव नहीं था, तो एक मित्र के मदद से लगाई, जवाब हमको कभी नहीं मिला। कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया आईसीएआर से, नहीं लिया। हमको भी सही तरीके पता नहीं थे उसमें हम भी कहीं दोषी हैं थोड़े। लेकिन फिर जब नहीं मिला तो फिर हमने 16 दिसंबर 2019 को फिर सीधे-सीधे केवी के ऑफिस को ही आरटीआई दी और उसमें हमारे यहाँ एक कर्मचारी था, उसके नाम से हमने दिलवाई और उसका खुद का वेतन कर्मचारी का ये 2 साल से करीब उसको वेतन ही नहीं दे रहे थे। तो उसके नाम से आरटीआई हमने लगवाई। तो फिर भी उन्होंने लेने से ही मना कर दिया। जब वो फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे 16 दिसंबर को 2019 को, तो वो अधिकारियों ने बोला कल आना आप तो आरटीआई के। फिर उसके बाद वो 18 दिसंबर को गया। फिर भी उन्होंने फिर अगला दिन बता दिया, कल आना तुम तो।
फिर बेचारा वो परेशान हो गया, वो तो 2 बार उस 40-50 किलोमीटर दूर रोज बस से जाना, रोज आना, तो उसका तो पूरा दिन खराब हो जाता था। दिन भी खराब हो जाता, वो गरीब आदमी बेचारा मजदूरी करता था, वो मजदूरी से भी गया। 2 साल की आपने तनख्वाह भी नहीं दी उसको। तो बड़ा दुखी हो गया, मेरे पास आया, मैंने कहा भैया तू मत जा, अपन ऑनलाइन लगा देते हैं आरटीआई। तो हमने ऑनलाइन आरटीआई उसके एक लेटर के साथ लगाई, जिसमें उसने उन पे केवी के अधिकारियों पे आरोप भी लगाया कि आप मुझे व्यर्थ में चक्कर दे रहे हैं, मेरी मजदूरी भी जा रही है, मेरा पैसा भी लग रहा है, जो पैसा आ रहा था वो आ नहीं पा रहा है, आप चाहते क्या हैं? और मुझे ये आरटीआई का जवाब तत्काल दीजिए विद इस पत्र के जवाब के साथ। तब उसी दिन 19 दिसंबर 2019 को ही उन्होंने केवीके वालों ने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ, हमें आरटीआई मिल गई है और हम अ, उसको 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 झूठे-झूठे कारण बताए, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मेट में नहीं था। आरटीआई आवेदन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन बोलते तुम वो 3:15 बजे वहां ऑफिस में पहुंच गया, तो उसको जवाब में वो लिख रहे हैं कि आप 4:15 बजे आए, बहुत लेट आए, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको चक्कर लग रहे हैं, गलती आपकी है। जबकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फॉर्मेट में नहीं हो तो आवेदन नहीं लिया जाएगा। ऐसा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस कानून में, मेरे जहाँ तक नॉलेज। बिल्कुल और ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सा एक प्लेन पेपर में हाथ से जी, लिख करके यदि लोक सूचना अधिकारी को एड्रेस करके अपन लेटर दे देते हैं और जो भी जानकारी हमें चाहिए वो जानकारी सिर्फ उसमें लिख देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, पता लिख देते हैं और जी, जी, स्टाम्प शुल्क जो भी है यथाउचित लगा देते हैं, इतने में हमें जानकारी मिल जानी चाहिए। जी, जी, जी। तो उसको परेशान करने की नीयत से उन्होंने ये आवेदन नहीं लिए, और जब लिया तो फिर उसपे झूठे आरोप लगाए, आप लेट आए हो, प्रोफार्मा में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और फिर इसके बाद उन्होंने जवाब तो दिया ही नहीं। नहीं दिया, कई महीनों तक जवाब नहीं दिया। 1 आध महीने तक नहीं दिया, तो फिर हमने करीब 40 दिन बाद, आवेदन के 40 दिन बाद हमने प्रथम अपील केवीके को लगाई कि भाई आपने जवाब नहीं दिया, मुझे ये जवाब चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दीजिए। तो उन्होंने एक पत्र दिया फिर, मेरे पास है ईमेल में, सारे सारे सुरक्षित है, उन्होंने कब-कब, क्या-क्या लेटर दिए, फिर हमने उनको क्या जवाब दिया, सब कुछ है। तो फिर हमने उनको जवाब दिया कि भई आप जवाब नहीं दे रहे हैं आरटीआई का, और उसके नहीं देने के आप कारण भी इतने घटिया बता रहे हैं कि जो बिल्कुल सच नहीं है। सब सब झूठ और फ़रेब करते जा रहे हैं, और आप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी पोलें खुल जाएगी। अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपकी सबकी नौकरियाँ जाने वाली हैं। आप इसलिए नहीं दे रहे हैं। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ना उन्होंने कोई हमको कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर मैंने सेकंड अपील अभी तक उस टाइम बीच में क्या हो गया, ये कोरोना पीरियड शुरू हो गया 23 मार्च से। तो हम सेकंड अपील कर ही नहीं पाए, क्योंकि सारे ऑफिसेज बंद थे, सारी व्यवस्थाएँ बंद थी, घर से ही नहीं निकलने दे रहे थे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हम राहुल सर हमारी सेकंड अपील एक्सेप्ट कर लें और इस मामले को थोड़ा-सा देखें, तो हमको न्याय मिले और किसानों के साथ न्याय हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल राठौर जी, राहुल सर तो अभी शायद इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन जुड़ेंगे। लेकिन जी, आपके अनुभव जिस तरह से आपने अपने शेयर किए हैं और एक फार्मर्स की जो भी समस्याएँ होती हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस विषय में ख़ैर मैं पहले अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे भी, लेकिन और भी ये जानना चाहेंगे, आप एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पे हैं, तो थोड़ा-सा आप जी। ये बताएँ कि जो बायो फार्मिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, इससे किस तरह से मतलब समाज हमारा लाभान्वित हो रहा है, कितना इसमें डेवलपमेंट हो चुका है, क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? थोड़ा-सा इस पर भी प्रकाश डाल दें। जी, जी, धन्यवाद सर। अभी सर ये दिक्कत ये चल रही है कि किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। जो केमिकल फार्मिंग से जो उत्पादित चीज़ें हैं, सरप्लस मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध है, और किसान को रेट नहीं मिल रहा है और वो परेशान है। और सरकार के पास सँभाल के रखने के लिए वेयर हाउस नहीं है।
प्रोडक्शन बहुत बढ़िया। पता नहीं एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है इस देश की, ना तो एक्सपोर्ट हो पाता है, ना देश में खपत है इतनी, उतना ज्यादा पैदा हो रहा है, तो किसान भी परेशान, सरकार भी परेशान। तो क्यों ना हम नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाएं। थोड़ा सा प्रोडक्शन भले ही घट जाएगा, लेकिन आज जो बीमारियां समाज में चल रही हैं वो बीमारियां कम हो जाएंगी, डॉक्टर्स के खर्चे कम हो जाएंगे। और मुझसे ज्यादा बेहतर दाहिया साहब बता पाएंगे आपको इन सारे बात विषयों पे। तो आज भी मुझे जहां जाना है फ्यूनरल में, वो डेथ मेरे एक रिलेटिव की कैंसर से ही हुई है। उसके कुछ दिन पहले भी मेरे एक रिलेटिव कैंसर से ही डेथ हुई थी। ब्रेन ट्यूमर था उनको, कैंसरस। तो ये अच्छा, और दोनों बहुत बड़े बड़े फार्मर थे, मुझसे 4 गुना बड़े, हालांकि मैं भी छोटा फार्मर नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि किसान में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि हम क्या उगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और यही अवेयरनेस कंज्यूमर में भी हमको लाना पड़ेगी। इसके लिए सरकार के ओर से जो प्रयास हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं। हाँ, तो इसको बहुत जल्द जरूरी है कि इसको हम ये मैसेज जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर पाए। बिल्कुल राठौर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आरटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है उसके विषय में हमारे आपको बता दें कि हमारे बीच में माननीय श्री शैलेश गांधी सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त महोदय, सर प्रणाम। और जी, नमस्ते डिस्टिंग्विश सर। आईआईटी बॉम्बे एलुमनी। और सर, इससे संदर्भ में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें कि राठौर जी हमारे जो एक विशिष्ट अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में काफ़ी कुछ किया हुआ है, अपनी समस्या उन्होंने रखी। तो आरटीआई की इनकी जो समस्या आई है, तो एक जनरल प्रॉब्लम है, इसका तो खैर हम हर बार ही डिस्कशन करते हैं इन सब बातों का। तो और क्या इनको इसमें हेल्प मिल सकती है? आप क्या इसमें थोड़ा-सा प्रकाश डालें सर? मैंने लेट जुड़ा तो मैं उनका लास्ट का ही सुन पाया, तो मुझे पूरा समझ में नहीं आया कि उनको क्या जी। विषय था उनका। जी, मैं वो जब शॉर्ट राठौर में सर। बता दूं हाँ, फिर से? हाँ। हाँ सर, बिल्कुल, जी, शॉर्ट में बता दूं, आपकी अनुमति हो हाँ, तो? हाँ जी, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रहा था सर कि क्लाइमेट चेंज को लेके मेरे गांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत अच्छी थीम है, केंद्र सरकार से फंडेड वो प्रोजेक्ट। और उसमें नोडल एजेंसी बनाई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र को। और प्रोजेक्ट को चलाने के लिए गांव में एक समिति बनाई है, मैनेजमेंट कमेटी। और सारे काम उस मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू होना चाहिए। शुरू में हुए भी, लेकिन बाद में इन्होंने समिति के अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया, जो अधिकारी थे हमारे नोडल एजेंसी के। तो नोडल एजेंसी का काम है कि हितग्राही चयन वो करे, कौन सी योजना किसे देना है, कौन किस योजना को लेने के काबिल है और कौन नहीं है, ये बाहर के लोग थोड़ी जानते हैं। वो गांव का लोकल आदमी जानता है। तो वहां की जो लोकल समिति है उसके थ्रू होना चाहिए ये सारे काम। और बजट कितना आया, फंड कितना आया है, कितना एलोकेशन हो चुका है, कितना बाकी है, कौन सी योजनाओं पे काम करना है और किस योजना के लिए कितना बजट रखा गया है, ऐसा कोई भी रिटर्न पेपर आज तक हमको नहीं मिला। 5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को मेरे ठीक गांव है। में। मैं आई थिंक समझ गया आपकी बात। मेरे हिसाब से आप मध्य प्रदेश में ही है ना? जी सर, रतलाम जिले में। मेरे हिसाब से एक सजेशन ये है कि आरटीआई की धारा 18(1)(f) में आप जी कंप्लेंट दीजिए कमीशन को कि इतनी इतनी सूचना प्रकट होनी चाहिए वेबसाइट पे या बोर्ड पे, गांव के अंदर, जैसे भी आप चाहें। जी 18(1)(f) में आप कंप्लेंट दीजिए और कमीशन के पास अथॉरिटी है ये ऑर्डर देने की कि ये सो मोटो प्रकट होना चाहिए सेक्शन 4 के तहत। और अगर 18(1)(f) में आप कंप्लेंट कीजिए कमीशन को। एफ बोल रहे हैं सर आप? एफ फॉर फादर। एफ फॉर फूल? फूल भी ठीक है, ठीक है। सर फादर कह रहा था, आपने मूर्ख की बात बता दी, ठीक है। जी जी। और कमीशन के पास नहीं सर। अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं कि फलाना फलाना इंफॉर्मेशन सो मोटो हर हफ्ते प्रकट होनी चाहिए, या वेबसाइट पे या बोर्ड पे भी आप कह सकते हैं। अगर आपको गांव में लगता है कि वेबसाइट के बजाय, तो बोर्ड पे अगर हो जाए, या अगर आपके गांव में स्कूल है तो स्कूल की दीवार पे हो सकता है।
पंचायत के दीवार पे भी हो सकता है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से हुआ है। इस तरह की सूचना अगर आप बोले दिखाई जाए कि कितना ये जो कमेटी आप बोल रहे हैं उसके थ्रू किया, कितना उसके बिना किया, ये सब प्रकट करने को बोले तो शायद कुछ दबाव लाया जा सकता है। सर इसमें क्या है कि 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है और कुछ गड़बड़ें हमने पकड़ ली थी, तो फिर हमने आरटीआई दी इनको, कृषि विज्ञान केंद्र को, नोडल एजेंसी को, तो वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, अपील का भी जवाब नहीं मैं दिया आपको इसलिए इन्होंने। सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 18(1)(f) में कमीशन को कहिए कि सुओ मोटो प्रकट करना चाहिए। आपको आरटीआई एप्लीकेशन करके वो वही दौड़ाते रहेंगे, और अगर कमीशन के ऑर्डर के बावजूद वो ना करें तो कमीशन में कंप्लेन कीजिए। मेरे हिसाब से कमीशन के पास काफी पावर है। कमीशन, मैं थोड़ा सा नया आदमी हूँ सर, बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। कमीशन कौन सा कमीशन? आयोग राहुल जी, अच्छा, सूचना आयोग। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हाँ जी जी वही जी। ओके सर। आपका शायद सूचना जो आयोग का जो ब्रांच है वो दूसरा आएगा भोपाल रतलाम होगा। साइड का, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं। धारा 18 के तहत आप शिकायत दे सकते हैं, और धारा 4 के तहत इन जानकारियों को साझा करने की जो बाध्यता होती है उसके आप वो कर सकते हैं। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे राठौर जी। ठीक है सर, बिल्कुल जी, और हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अब हमारे बीच में धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल दाहिया जी, पद्मश्री अवार्डी सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ कृषक विशेषज्ञ आप हमारे बीच में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अपनी जो भी मार्गदर्शन है, जो भी बातें हैं, अपना मार्गदर्शन कृपया आप रखें हमारे बीच में। आरटीआई के संदर्भ में आपके अनुभव यदि रहे हों तो, और साथ में जो भी आपने अपने योगदान कृषि विज्ञान में अभी तक दिए हुए हैं और उसके विषय में भी। सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही दाहिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो अनम्यूट करना पड़ेगा। एक छोटी सी बटन वहां पे होगी, इस पे टच करना पड़ेगा आपको। वो क्रॉस रेड लाइन जो क्रॉस है उसको, नहीं नहीं, ये तो आपका वीडियो बंद हो गया वो साइड में। हाँ अभी ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी, कौन सी बटन है? हाँ सर आपकी आवाज अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है अब, ओके। मैं तो खुद सूचना के अधिकार पर कोई आवेदन नहीं लगाया, लेकिन जब ये कानून बना था उस समय मैं एक साहित्यकार होने के नाते मुझको बुलाया गया था नाटक लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए। तो भोपाल स्थित बाल्मी में एक 7-8 दिन की कार्यशाला हुई थी, उसमें जरूर